तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2020 के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एंड अकाउंटिंग फ्रॉड के बारे में। वायरकार्ड नाम की जर्मनी की एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है जिसके ऑडिटर अर्न्स्ट एंड यंग, इन दोनों ने 28 जून को कुछ ऐसा कहा जिससे जर्मनी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट हिल गई। वायरकार्ड के ऑडिटर अर्न्स्ट एंड यंग ने कहा कि उन्हें कंपनी के अकाउंट्स में $2 बिलियन नहीं मिल रहे हैं और उन्हें ये भी शक है कि शायद ये पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस पूरे मामले के बाद कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया और कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया। जैसे ही इस स्कैम के बारे में पता चला, कंपनी की शेयर प्राइस जो कि 2-3 साल पहले 180 यूरोस थी और ये स्कैम बाहर आने से पहले यानी कि 18 जून के पहले 104 यूरोस थी, वो आज गिरकर 6 यूरोस तक आ गई है। कंपनी के शेयर होल्डर्स जिन्हें इस स्कैम के बारे में पता ही नहीं था, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और बड़े लेवल के स्कैम्स और फ्रॉड यूं ही नहीं हो जाते, वो काफी लंबे टाइम से चल रहे होते हैं। टाइम टू टाइम उसके इंडिकेशन भी हमको मिलते हैं, लेकिन जनरली लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वायरकार्ड का ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या और कैसे और क्यों इस स्कैम को किया गया। वायरकार्ड पेपाल की तरह एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है जो उनकी कस्टमर्स कंपनी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाकी डिजिटल पेमेंट के जरिए पेमेंट को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है और अपनी इस पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस के बदले उनसे कुछ फीस चार्ज करती है। वायरकार्ड की शुरुआत 1999 में हुई थी। कंपनी अलग अलग बिजनेसेस को अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस ऑफर करती है, लेकिन कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो है गैम्बलिंग बिजनेस का। शुरुआत से ही कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू पॉर्न और गैम्बलिंग वेबसाइट से आ रहा है। वहां से आ रहे स्टेबल रेवेन्यू सोर्स की मदद से कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अपना ऑपरेशन एक्सपांड कर रही थी। वायरकार्ड के अनुसार 3 लाख से ज्यादा कंपनीज उनकी पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस इस्तेमाल करती है। वायरकार्ड के अनुसार फेडेक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी उनकी पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज यूज करती है। अपने इस ग्रोथ के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल लगातार बढ़ता ही चला गया और बढ़कर $25 बिलियन तक चला गया, यानी कि 1.5 लाख करोड़ के ऊपर भी चला गया। इस तरह वायरकार्ड जर्मनी की मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक बन गया। वायरकार्ड की यह सक्सेस स्टोरी जर्मनी के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। एक साइड कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ चल रही थी, वहीं दूसरी ओर यूके का फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लगातार वायरकार्ड के मैनेजमेंट पर यह आरोप लगा रहा था कि वायरकार्ड की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है वो बहुत ही डाउटफुल है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे आरोप फाइनेंशियल टाइम्स वायरकार्ड पर लगा रहा था, लेकिन जर्मनी के फाइनेंशियल सुपरवाइजर ऑथोरिटी बेफिन ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो सवाल ये आता है कि अगर कंपनी का सब कुछ सही चल रहा था तो कंपनी ने ये स्कैम किया ही क्यों? जो पेमेंट बिजनेसेस होते हैं उन्हें जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेमेंट सर्विसेज कंपनी को इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू करना है तो उससे पहले यहाँ पर RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे अप्रूवल लेना होगा और वो अप्रूवल मिलने के बाद ही वो इंडिया में अपना पेमेंट ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। ये लाइसेंस मिलने के लिए कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिन्हें लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। वायरकार्ड को अपने प्रीपेड कार्ड इशू करने के लिए हांगकांग की अथॉरिटी से लाइसेंस चाहिए था। इस लाइसेंस को पाने के लिए वायरकार्ड अपने फाइनेंशियल फिगर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने लगी ताकि हांगकांग की लाइसेंस अथॉरिटी उन्हें लाइसेंस के लिए अप्रूवल दे दे, लेकिन कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल फिगर्स उतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं, इसलिए कंपनी अपनी फाइनेंशियल फिगर्स को मैनिपुलेट करने लगी। वायरकार्ड के हेड ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग मिस्टर ईडो कुनियावन, उन पर ये आरोप है कि कंपनी के फाइनेंशियल फिगर के मैनिपुलेशन में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। फाइनेंशियल फिगर्स को मैनिपुलेट करने के लिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती है। यहाँ पर वायरकार्ड ने जो तरीका इस्तेमाल किया उसका नाम है राउंड ट्रिपिंग। तो चलिए समझते हैं कि आखिर राउंड ट्रिपिंग होती क्या है और वायरकार्ड ने राउंड ट्रिपिंग की मदद से कैसे अपने फाइनेंशियल फिगर्स को मैनिपुलेट किया। इस राउंड ट्रिपिंग में वायरकार्ड अपनी सब्सिडियरी कंपनीज को जर्मनी से कुछ फंड ट्रांसफर करती थी और ऐसा दिखाती थी उन सब्सिडियरी कंपनीज को वो फंड उनके कस्टमर से मिला है, जिससे ऐसा लगता था कि वायरकार्ड की जो सब्सिडियरी कंपनीज है वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रही है। बाद में वो सब्सिडियरी कंपनीज अगेन वो पैसा वायरकार्ड को भेज देती थी, यानी कि जर्मनी में वापस भेज देती थी। वायरकार्ड की काफी सारी सब्सिडियरीज थी
जैसे कि वायरकार्ड सिंगापुर, वायरकार्ड एशिया पैसिफिक एटसेट्रा, और अपनी अलग अलग कंपनीज का सब्सिडरी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वायरकार्ड इसी तरह राउंड ट्रिपिंग का इस्तेमाल कर रही थी। तो इस तरह राउंड ट्रिपिंग में पेरेंट कंपनीज अपनी सब्सिडरी कंपनीज को पैसा भेजती है और ऐसा दिखाती है कि वो पैसा रेवेन्यू के तौर पर कस्टमर से आया है और बाद में वो पैसा उन पेरेंट कंपनीज को वापस भेजा जाता है। तो क्विकली लाइसेंस लेने के लिए कंपनी राउंड ट्रिपिंग का इस्तेमाल कर रही थी। कंपनी सिर्फ राउंड ट्रिपिंग ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के और भी फ्रॉड कर रही थी। शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू पॉर्न और गैम्बलिंग वेबसाइट से आ रहा था। अगर कोई बहुत बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी बनी है और उसका ज्यादातर रेवेन्यू इसी वेबसाइट से आ रहा है तो उसकी इमेज पर उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके थे। पहला तरीका ये कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पॉर्न और गैम्बलिंग वेबसाइट की बजाय बाकी सोर्स से कमाया जाए, लेकिन ये वेबसाइट्स वायरकार्ड के लिए एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स थी। वहीं इन वेबसाइट के अलावा वायरकार्ड कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने दूसरा यानी कि फ्रॉडुलेंट तरीका इस्तेमाल किया। वो पॉर्न और गैम्बलिंग वेबसाइट से आ रहे रेवेन्यू को अच्छे सोर्स से आए हुए रेवेन्यू की तरह दिखाती थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक पार्टनर कंपनी शुरू की। वायरकार्ड ऐसा दिखाती थी वो उनकी पार्टनर कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है और जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसे वो शेयर कर रहे हैं। तो उनकी पार्टनर कंपनीज और कोई नहीं बल्कि वायरकार्ड की ही कंपनीज थी। तो अपने इस काम के लिए उन्होंने फेक पार्टनर्स कंपनी बना ली और वो पॉर्न और गैम्बलिंग वेबसाइट को उन फेक पार्टनर्स कंपनीज के जरिए सर्विस प्रोवाइड करने लगे। तो जो भी रेवेन्यू कंपनी को पॉर्न और गैम्बलिंग वेबसाइट से आ रहा था उसे कंपनी पार्टनर कंपनी से आया हुआ रेवेन्यू दिखाने लगी। इससे वायरकार्ड को लगने लगा कि उनका प्रॉब्लम वो तो अब सॉल्व हो गया है और इस तरह के एडजस्टमेंट से वायरकार्ड की इमेज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रॉड आखिर बाहर कैसे आया? फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर में काफी डीपली वायरकार्ड का इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिसमें उनको पता चला कि वायरकार्ड तो स्कैम कर रही है। वो लगातार पब्लिकली इस बारे में बातें कर रहे थे और साथ ही साथ जर्मनी की फाइनेंशियल अथॉरिटीज को इसके बारे में बता रहे थे। बाद में वायरकार्ड ने ऑडिटर KPMG से अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसका रिपोर्ट KPMG ने अप्रैल 2020 में पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि वायरकार्ड उन्हें सफिशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, साथ ही उनकी कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शन डाउटफुल भी लगे हैं। लेकिन वायरकार्ड ने इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने कुछ अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने लोगों को और शेयर होल्डर्स को बताया कि KPMG वायरकार्ड पर लगा कोई भी आरोप प्रूव नहीं कर पाई है। लेकिन फिर 18 जून 2020 को वायरकार्ड के ऑडिटर अर्नस्ट एंड यंग उन्होंने ये अनाउंस किया कि उन्हें वायरकार्ड के अकाउंट में $2 बिलियन नहीं मिल रहे हैं। इस पर वायरकार्ड ने बोला कि ये $2 बिलियन फिलीपींस की 2 बैंक्स में रखे गए हैं। लेकिन बाद में इन दोनों बैंक्स ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इनके पास वायरकार्ड के कोई भी $2 बिलियन है ही नहीं, जिसके बाद जर्मन अथॉरिटीज ने वायरकार्ड के CEO मार्कस ब्राउन को अरेस्ट कर लिया और उन पर और बाकी लोगों पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी के जो एसेट्स है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाए हैं। कंपनी के ऊपर अलग अलग बैंक्स का लगभग 3.5 बिलियन यूरो इतना डेप्ट है और क्रेडिटर्स को ये लगता ही नहीं है कि उनको उनका पैसा रिटर्न मिलेगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने वायरकार्ड के ऑडिटर अर्नस्ट एंड यंग के खिलाफ केस फाइल करा। उन्होंने कहा कि अर्नस्ट एंड यंग पिछले कई सालों से वायरकार्ड के ऑडिटर्स हैं और इसके बावजूद भी अर्नस्ट एंड यंग ने कैसे इस फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं करा। वायरकार्ड ने लगातार ये बताया है कि उनके अलग अलग बैंक्स में कई सारे पैसे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा उन बैंक के पास था ही नहीं। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अर्नस्ट एंड यंग ने ठीक से उन बैंक स्टेटमेंट को देखा नहीं है या फिर अर्नस्ट एंड यंग शायद इस स्कैम में शामिल हो सकते हैं। कंपनी पर लगातार अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप हो रहे थे, लेकिन शेयर होल्डर्स ने इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। कंपनी पर कई सारे फ्रॉड के आरोप हो रहे थे, फिर भी सॉफ्ट बैंक की सब्सिडरी कंपनी ने वायरकार्ड में 900 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करे। तो बाकी इन्वेस्टर के साथ ही सॉफ्ट बैंक को भी काफी सारा नुकसान यहाँ पर हुआ। फिलहाल वायरकार्ड के इस अकाउंटिंग फ्रॉड की साइज $2 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ के आसपास मानी जाती है, लेकिन और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्चुअल अमाउंट का पता चलेगा। जब भी हम अकाउंटिंग फ्रॉड के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में एनरॉन का स्कैम याद आ ही जाता है। एनरॉन का जो अकाउंटिंग फ्रॉड था वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो कि करीब 4 लाख करोड़ का स्कैम था। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।